आखिर क्यों 5 में से 4 शार्क सिर्फ ये रीजन देके एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं करते कि हमें आपका स्टार्टअप अभी इन्वेस्टेबल नहीं लग रहा, और दूसरे तरफ एक शार्क 40 लाख रुपए उस स्टार्टअप में डाल देता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ अ शार्क टैंक सीरीज। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एपिसोड 13 में अपीयर सेकंड स्टार्टअप अंगरखा के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों 5 में से 4 शार्क्स ने स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया और एक शार्क्स ने 40 लाख रुपए डाल दिए, और इस स्टार्टअप से हम लोग क्या चीज़ें सीख सकते हैं जो कि हम अपने स्टार्टअप में अप्लाई कर सके, और क्या गलती हमें नहीं करनी है वो भी जानेंगे हम स्टार्टअप के बारे में। तो हर चीज़ें अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखो, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो और ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जिस स्टार्टअप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी एनालिसिस करने वाले हैं, उसका नाम है अंगरखा। अंगरखा बेसिकली ये स्टार्टअप एपिसोड 13 के सेकंड पिच में आया था, और इसी स्टार्टअप का आज हम पोस्टमार्टम करेंगे और समझेंगे कि क्या क्या गलती हमें नहीं करनी और क्या क्या चीजें हम लोग इस स्टार्टअप से सीख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इनके फाउंडर के नाम से। बेसिकली इस कंपनी के 2 फाउंडर थे, आस्था एंड विशाखा भास्कर। अगर इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात की जाए तो बेसिकली ये दोनों अपने कंपनी को एक साइज एक्सक्लूसिव क्लोथिंग ब्रांड बनाना चाहते थे। मतलब कि अगर सिंपल हिंदी भाषा में समझे तो ये अपने ब्रांड में खासियत क्या लेके आ रहे थे कि ये एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल और भी बड़े बड़े साइजेस में अपने क्लोथ्स को अवेलेबल कराते हैं। अब जरा समझो कि इन लोगों ने अपना ये प्रोडक्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया। अगर आप ध्यान से समझोगे तो नॉर्मली कोई भी ब्रांड अगर अपने क्लोथ निकालता है तो उसको स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल और डबल एक्सेल, मैं बोलता हूँ सिर्फ एक्सेल साइज तक ही निकालता है। डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल साइज वो नहीं निकालता, क्योंकि अगर उन लोगों ने अपना वो साइज निकाल दिया तो पता नहीं वो साइज बिकेगा कि नहीं बिकेगा, और वो उस कंपनी के लिए डेड स्टॉक बन के रह जाता है। तो इसलिए वो लोग इतने बड़े बड़े साइजेस को नहीं निकालते, सिर्फ एक्सेल तक अपने प्रोडक्ट को निकाल के छोड़ देते हैं। तो यही इन लोगों ने गैप आइडेंटिफाई किया और अपने ब्रांड को लॉन्च किया, और ये लोग बेसिकली एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल, सारा जितना भी एक्सेल हो हर साइज में आपको प्रोडक्ट बना के देते हैं। तो मुझे जब ये कंपनी के बारे में सुना मैंने तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि भाई इन लोगों ने तो एक अनटैप मार्केट को टैप कर लिया। लेकिन उसी टाइम इन लोगों ने ये इंट्रोड्यूस कर दिया कि हम लोग सिर्फ अपने इन साइजेस में डील नहीं करते, एक्स्ट्रा लार्ज साइजेस में डील नहीं करते, हम लोग अपने नॉर्मल साइज के प्रोडक्ट्स को भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि मीडियम, स्मॉल, लार्ज साइज में भी अपने प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो मेरा दिमाग हिल गया, फिर तुम्हारे ब्रांड में और उनके ब्रांड में क्या फर्क रहा कि तुमने बस 1-2 प्रोडक्ट को ऐड ऑन कर दिया, मतलब कि 1-2 साइज को ऐड ऑन कर दिया, जो कि आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि अगर वो डेड स्टॉक साबित हुआ तब तो आपकी वाट लग जाएगी। तो इस चीज के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से इनको प्रॉब्लमेटिक फेस हो सकता है या फिर इनके लिए बेनिफिशियल फेस हो सकता है। अगर इनके सेक्टर में बात की जाए तो आपको प्रोडक्ट से ही समझ में आ गया होगा कि ये लोग क्लोथिंग सेक्टर में वर्कआउट करने वाले हैं, और अगर इनके सेल्स की बात की जाए तो ये लोग 100% सेल्स सिर्फ और सिर्फ अपने वेबसाइट पे कर रहे हैं, जिसमें से इन लोगों ने अभी तक 10,000 प्लस कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट डिलीवर किए हैं, प्लस इनके 55,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स है इंस्टाग्राम पे। अगर इनकी आज वैल्यूएशन की बात की जाए तो ये लोग 40 लाख रुपए उठाने आए थे अपने कंपनी के 2% इक्विटी के एक्सचेंज पे, जो कि इनके कंपनी को 8 करोड़ की वैल्यूएशन देता है। लेकिन जो इनको फाइनल ऑफर मिलता है अमित जैन से, और जिस पे डील क्लोज भी होती है, वो है 40 लाख रुपए फॉर 20% ऑफ द इक्विटी, जो कि इनकी कंपनी को वैल्यूएशन को सीधा 8 करोड़ से 2 करोड़ पे लाके पटक देता है। मतलब उनकी कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो हाफ की भी हाफ हो गई है, मतलब कि अच्छा खासा वैल्यूएशन को डिक्लाइन किया गया है। अब जरा समझते हैं कि इनके कंपनी में क्या क्या 3 प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से इस कंपनी में बाकी 4 शार्क्स ने इन्वेस्ट नहीं करना चाहा। सबसे पहला प्रॉब्लम कि इस कंपनी के पास कोई भी अपना यूएसपी नहीं था। जब इन लोगों ने बोला कि हम लोग डबल एक्सेल या फिर एक्स्ट्रा लार्ज साइजेस में डील करते हैं तो ये उनका यूएसपी बन सकता था, राइट। लेकिन इन लोगों ने बोल दिया कि अगर ये यूएसपी बन सकता था, सर अगर हम लोग ऐसी ब्रांड बन जाते हैं जो कि मोटे साइजेस के कपड़े बनाते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज साइजेस के कपड़े बनाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि एक्स्ट्रा लार्ज साइजेस वाले जो लोग हैं जिनका ये साइज़ है वो लोग हमारे ब्रांड से बाय करें। क्योंकि अगर वो हमारे ब्रांड से बाय करेंगे तो उन लोग के लिए वो एक शेमफुल एक्सपीरियंस होगा कि भाई हम लोग को साला ये ब्रांड के कपड़े खरीदने पड़ रहे हैं जो एक्स्ट्रा साइजेस के लिए ही जाना जाता है। लेकिन इनकी बात तो सही है, लेकिन मेरा सजेशन है कि ये लोग जाके पहले 2 चीज़ करें। सबसे पहला कि जाके अपने कस्टमर को या फिर प्रॉब्लम को एकदम डिटेल में समझें। मेरे हिसाब से इन लोगों ने अभी तक प्रॉब्लम को डिटेल में नहीं समझा है। 2 ही प्रॉब्लम हो सकती हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम कि ये समझो कि कस्टमर्स के पास इनके साइज अवेलेबल होते भी हैं कि नहीं होते हैं। अगर होते हैं तो आपका एग्जिस्ट करना मार्केट में नहीं बनता, अगर नहीं होते हैं तो आपको कैटेगरी फुलफिल करनी ही पड़ेगी, कोई ना कोई ब्रांड तो करेगा ही, राइट। तो इसी सेगमेंट में खेलो। अगर आप ऐसे ब्रांड बन जाओगे जो कि सिर्फ एक्स्ट्रा लार्ज साइजेस के साथ अपने नॉर्मल साइजेस भी निकाल रहा है, तो आपके पास यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन बचेगा ही नहीं। और इसके वजह से हमारा सेकंड प्रॉब्लम आ जाता है कि अगर किसी ब्रांड के पास यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन नहीं होता तो एक कस्टमर के माइंड में एक क्लियर इमेज नहीं बना पाता। एग्जाम्पल के तौर पे एक ही मार्केट में जोमैटो है, स्विगी है, ब्लिंकिट है, बिग बास्केट है, ग्रोफर्स है, जेप्टो है। आप मुझे एक चीज बता दो
कि इन सब में से जेप्टो सबसे अलग क्यों दिखता है, क्योंकि इसके पास एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है कि मैं 10 मिनट में आपकी प्रोडक्ट को अपने घर में डिलीवर करूंगा। इसके वजह से ही वो सेम सेगमेंट में सेम सर्विस देते हुए भी अपने आप को डिफरेंशिएट कर पा रहा है। मतलब आपके पास एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो इसकी वजह से आपका इमेज मार्केट में नहीं बन पाएगा, मतलब पुल अप ब्रांड नहीं बन पाएगा। कोई आपके पास क्यों आएगा? आपके पास कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं है, आप तो एक नॉर्मल ब्रांड की तरह ही माने जाओगे, तो इंसान आपके यहाँ क्यों खरीदेगा? बस इसलिए क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा लार्ज साइजेस है। मुझे नहीं लगता कोई ब्रांड आपके पास आएगा। और अगर कंपनी की हट गई कॉम्पिटिटर्स की, तो वो लोग भी अपने एक्स्ट्रा लार्ज साइजेस एक मार्केट रिसर्च करते एक लिमिटेड अमाउंट में लॉन्च कर देंगे, तो आपकी तो नैया डूब जाएगी। तो ये था इनका सेकंड प्रॉब्लम। और थर्ड प्रॉब्लम जो ये फेस करने वाले हैं वो ये है कि इन लोगों ने एक नया सेगमेंट लॉन्च किया है कि ये कस्टमाइज करके भी देते हैं प्रोडक्ट को। पीयूष बंसल ने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया कि अगर आप अपने कंपनी को स्केल करने जाओगे तो आप कस्टमाइज करते हुए अपने कंपनी को एक अलग लेवल पे स्केल नहीं कर सकते। तो इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी बात मानिए कि आप जो एक वेडिंग सेगमेंट में घुसने वाले थे, कि आप जो इंडियन वेडिंग सेगमेंट में अपने आप को एंट्री लेने वाले थे मैन और वुमेन्स के वेयर के लिए, मैन एंड वुमेन क्लोथिंग के लिए, तो वहां पे आप कस्टमाइजेशन का प्रोसेस इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि कोई भी इंसान जब अपनी शादी करता है तो उसको कस्टमाइजेशन क्लोथ्स पहनने का शौक होता है, क्योंकि वो एक फिट आती हैं, उनका एक ऑरा ही अलग होता है। तो वहां पे आप कस्टमाइजेशन पे जा सकते हो। वहां पे आपको एक अच्छा खासा टाइम पीरियड भी मिल जाएगा अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज करने के लिए, उनको डिलीवर करने के लिए। जो आप डे टू डे लाइफस्टाइल में अपना नॉर्मल ब्रांड जो आप चला रहे हो, उसमें आप ये सारी कस्टमाइजेशन का प्रोसेस जो है या फिर कस्टमाइजेशन की जो सर्विस है वो लॉन्च मत करो, आपके लिए ही प्रॉब्लम आने वाला है। अब जरा इनके इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप इंडस्ट्री को ध्यान से समझोगे तो इनकी जो इंडस्ट्री है जिसपे ऑपरेट कर रही है पूरी तरीके से ग्रोन इंडस्ट्री है। और ये सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, इस इंडस्ट्री के अंदर थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ सब सेगमेंट्स हैं। मतलब कि क्लोथिंग इंडस्ट्री है, उसके अंदर मैन और वुमन नाम का सेगमेंट है, फिर उसके अंदर फॉर्मल क्लोथिंग, नॉन फॉर्मल क्लोथिंग, वेडिंग ड्रेसेस, ऐसे कर करके बहुत सारे हैं। टी शर्ट्स का अलग ब्रांड है, टी शर्ट का अलग ब्रांड है, एक नॉर्मल प्राइसिंग में अलग ब्रांड है, एक क्या बोलते हैं हाई प्राइसिंग में एक्सपेंसिव साइड में अलग ब्रांड है, फॉर्मल्स के लिए अलग ब्रांड है, नॉन फॉर्मल्स के लिए अलग ब्रांड है। मतलब कि अलग अलग ब्रांड में अलग अलग कंपनीज हैं। अभी तक आपने अपना सब कैटेगरी ही चूज नहीं किया, आप एक सब कैटेगरी चूज करो। इसके लिए ही मैं आपको बोल रहा था, इसीलिए अनुपम मित्तल ने भी आपको बोला कि आप अपना एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन बनाओ। आप अपने मार्केट को एक कंप्लीटली एक लेंस से देखो। अमन गुप्ता ने क्या बोला कि आपके जो मार्केट की स्ट्रेटेजी है या फिर आपके जो कंपनी की स्ट्रेटेजी है वो मुझे क्लियर आउट ही नहीं है। जैसे बोट की कंपनी है, बोट की कंपनी का स्ट्रेटेजी तो क्लियर आउट है कि हम ये प्राइस में प्रोडक्ट को बेचेंगे, हम अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से लिस्ट करना चाहते हैं। आपके पास अभी तक वो चीज़ें है ही नहीं, तो उसके वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस हो सकते हैं। अगर इनके फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो अभी ये बहुत स्मॉल लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि पीयूष बंसल ने बोला। इसके वजह से इन लोगों के पास अभी एबिटा मतलब प्रॉफिट है, लेकिन अगर ये लार्ज लेवल पे ऑपरेट करने जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि इनके पास प्रॉफिट बचे या फिर बड़े बड़े जो जाइंट्स है वो इनको प्रॉफिट करने दें, राइट। इन लोगों ने प्री कोविड जब लॉन्च किया था अपने ब्रांड को तो इन लोगों ने 14 लाख की सेल की थी। कोविड के दौरान इन लोगों ने 7 लाख की सेल की है, और प्री कोविड मतलब आफ्टर कोविड, पोस्ट कोविड इन लोगों ने 1 करोड़ 16 लाख की सेल की है, जो कि अच्छी है। प्लस इन लोग का 35% प्रॉफिट मार्जिन भी है, तो बहुत हेल्दी बिजनेस है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ अपने यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन पे काम कीजिए। जैसे ही वो आपको फाइंड आउट हो जाता है तो आप एक सक्सेसफुल ब्रांड को लॉन्च कर सकते हैं। तो यही मेरा सजेशन था। यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। और अगर अभी तक आप पूरा वीडियो देख रहे हो, मतलब कि आप इन सारे केस स्टडीज में इंटरेस्टेड रहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। वो लोग भी एक कंपनी को एनालाइज करना, उसमें से सीखना किस तरह जाता है वो भी सीख सके। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सायो नारा।